समझौते पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान। लेबनान पर समझौते से बंधा नहीं है इजरायल। लेबनान में ठिकानों से पीछे इजरायल नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा। और ज्यादा जानकारी के साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज, सबसे पहला सवाल आप ही से आपसे समझना चाहेंगे कि किन बिंदुओं पर फाइनली ये डील हो पाई है। और मुझे लगता है कि विश्व राजनीति के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अप्रैल 2026 से एक जो अस्थायी युद्ध विराम और सीज फायर जो चल रहा था, और उसमें जिस तरीके से लगभग पिछले लगभग 103, 4, 5 दिन होने के बावजूद आज ये जो न्यूज़ आया है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि ऑब्वियसली कि हम सब देख रहे थे कि ट्रंप लगभग आप उनके जितने भी स्टेटमेंट आए उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, और वो हर हाल में अपने युद्ध को से निकलना चाह रहे थे, कि एग्जिट प्लान चाह रहे थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति लाने के पीछे के कारण कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से उनके विरोध हो रहे थे, जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे गिरते जा रहे थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था और विशेष करके जो वैश्विक राजनीति का जो दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप बहुत ज़्यादा विचलित थे। और शायद इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अभी भी इस पूरे जो भी स्टेटमेंट आया उसमें इजराइल एक तरीके से अपने आप को चीटेड फील कर रहा है, क्योंकि और शायद इसीलिए क्योंकि देखिए इस युद्ध में जाने के पहले इन दोनों देशों ने कुछ गोल ऑब्जेक्टिव तय किए थे, और उस गोल ऑब्जेक्टिव में अभी जैसा कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जो मैसेज दिया कि डील विथ ईरान इज नाउ कंप्लीटेड, और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री के रूप में खोलने के लिए बात हो गई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे लगभग जो सीप्स जो रुके हुए थे वो सब मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिनों में वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और एक दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ की यूरेनियम और न्यूक्लियर युक्त ईरान को बनने से रोकने का जो प्रयास किया, उसमें अभी तक कहीं से सफलता नहीं मिली है, और उसमें भी ये बातें आ रही है कि ये साइन होने के बाद लगभग 60 डेज का इन लोगों ने एक ग्रेस पीरियड रखा है, और उसके आधार पे धीरे धीरे न्यूक्लियर पे और उसके बाद मिसाइल्स पे और ड्रोन्स पे हम किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें जब तक हम इजराइल को शामिल नहीं करते हैं तब तक शायद उस बेल्ट में शांति व्यवस्था कायम होना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू जिस तरीके से अब पिछले 2 दिनों से जो अपना अटैक का इन पेनिट्रेशन जो बढ़ा रखा है लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर, इवन अब गाजा पे भी अटैक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इजराइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है उस बेल्ट में। और उसमें जो दूसरा जो एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक कारण था, जो मिडिल ईस्ट के जितने देश थे, जो गल्फ के जितने देश थे, उसको ईरान ने एक एक करके टारगेट बनाया, और उसमें अमेरिका एसेट्स को, उनके आर्मी बेस को एक तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण कारण है, और इसमें इस शांति वार्ता में ईरान और अमेरिका तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल को इसमें शामिल नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर है या जो भी विराम हो रहा है, फिर आगे ऐसे एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि छद्म युद्ध होते रहेगा, और फिर मुझे लगता है कि ये कभी भी बिगड़ सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों को भी ध्यान रखने की जरूरत है, और इसमें इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिस तरीके से वो पिछले 2023 के बाद से जिस तरीके से हमास ने अटैक करके लगभग 12,000 इजरायली को जिस तरीके से वहाँ पे एलिमिनेट किया, मुझे लगता है कि इन सब सारे चीज़ों को रोकने की जरूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनोज, क्या हम ये माने कि लेबनान को लेकर इजराइल के दिल में अब भी कहीं ना कहीं मलाल है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि जो ईरान है वो लेबनान को एक तरीके से, विशेष करके वहाँ की जो हिजबुल्लाह, जो एक जिसको हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फंडिंग करता है, और उस ये एक तरीके से ईरान ने इस पूरे इस प्रक्रिया में एक तरीके से एक्सेप्ट भी किया कि जितने प्रॉक्सी हैं वो सबके फंडर वही हैं, और शायद वहाँ जो लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रखती है, और इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि इस मौके का हम फायदा उठाएं
और जितना जो उनके मजबूत जो कड़ियाँ थी, जिस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे इजराइल पे अटैक करने के लिए जो एक रणनीति बना रखी थी। और ये देखिए, ये वन डे प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। और अगर आप देख लीजिए 1917 के बाद से अगर इजराइल को मैप को देख लीजिए तो अभी तक 1917 से लेकर 2026 के बीच में जब जब इस तरीके का क्राइसिस हुआ है या वहां पर युद्ध हुआ है, उसमें उसमें इजराइल ने ट्रम्प बढ़ा अपनी बढ़त बढ़ाई, बढ़त बना के रखा और एरिया को कब्जा किया। तो मुझे लगता है कि ये इजराइल अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो जिस स्थिति पे वहां टिका हुआ है, वहां पे इन सब सारी चीजों को जब तक वो एक तरीके से एलिमिनेट नहीं कर लेता है, तब तक शायद वहां पे शांति व्यवस्था कायम होना मुश्किल है। जी मोनिका जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी। डील तो हो रही है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर जीत किसकी हुई। ईरान कह रहा है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। किसकी जीत हुई है इस पूरी जंग में? देखिए मैडम, ये तो एक शब्दों का ताना बाना है, जहां आप किसी प्रकार की स्टेटमेंट दे सकते हैं दोनों तरफ से, चाहे अमेरिका है चाहे ईरान है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो न्यूज आई है। देखिए, ये एक पूरी तरह से एक ये शांति समझौता नहीं है, लेकिन उस तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं ज्यादा आशावादी इसलिए नहीं हूं क्योंकि कितनी ही बोन ऑफ कंटेंशन है। जिस प्रकार से ईरान ने अपने जो मीडिया में आ रहा है, आपने 14 पॉइंट दिए हैं, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ जाता है, वो आ जाता है कि ईरान के आसपास के इलाके के अंदर जो अमेरिकन सेना है उसको वहां से हटना पड़ेगा, जिसका अभिप्राय है कि ईरान चाहता है कि गल्फ कंट्री से पूरे जो है अमेरिका के बेसिस जो है वहां से निकल जाएं। तो अभी जो है, अभी हमें ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा आशावादी या खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। ये तो पता चलेगा कि 19 जून को, क्योंकि जो और अन्य मसले हैं जो अमेरिका की तरफ से या परमाणु के ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि हम ये 19 तारीख को डील होने के और अगले 60 दिन के बाद जो है हम इसके ऊपर जो है बातचीत की प्रक्रिया शुरू रखेंगे। मैं मानता हूं कि न्यूक्लियर जो डील होती है वो एक दिन में या 24 घंटे में नहीं हो सकती, उसके साथ कई टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो जुड़े रहते हैं। हाँ, जिस प्रकार से इजराइल की तरफ से जो है जो स्टेटमेंट आई है, जो आपने अभी बताई है, जहां हमारे आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बताया है, इजराइल का अपना एक मकसद है। इजराइल हमेशा चाहेगा कि वो सुरक्षित रहे, और उसे खतरा है जितने भी ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं। ईरान अपनी प्रॉक्सीज को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या आप कह सकते हैं आप अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो मिडिल ईस्ट में और अप टू सीरिया जहाँ आगे के इलाके के अंदर बनाना चाहता है। और उसका अल्टीमेट जो एम है कि वो पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक प्रकार से नेता बनना चाहता है। और इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के अंदर से, जैसा कि खबरों के अंदर आ रहा कि वहां पे जो कट्टरपंथी या एक प्रकार से विरोध होने लग पड़ा, और लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। तो देखिए, काफी तरफ से जो है खींचातानी हो रही है। अमेरिका के भी जो अपने एम है वो अभी तक पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो है, जिस प्रकार की वो स्टेटमेंटें देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अब हार्मुज खुल गया, तेल बहने लग पड़ा है, जहाज अपने आप इंजन स्टार्ट कर लो, तो ये इस प्रकार की स्टेटमेंट को हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और उस व्यक्ति की स्टेटमेंट जो कि हर 2 घंटे के बाद, और मैं तो पिछले 7 या 8 अप्रैल के बाद पता नहीं कितनी बार मैंने ये सुन चुका है कि हमारी डील हो गई है, सब पॉजिटिव है, ईरान जो है डील करने के लिए हमारे सामने भीख मांग रहा है, बहुत जल्दी हम डील का अनाउंस करेंगे। और उसके बाद जैसे आप स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन ही आपके अटैक हो जाते हैं, जब वहां से काउंटर अटैक हो जाते हैं। तो फिलहाल जो है इस समय एक जो है वो जो आशा, जहां हम खुशी का एक मौका महसूस कर सकते हैं कि कम से कम जो है ये युद्ध रुका है, स्टेट ऑफ हार्मुज जो है खुला है, और उसके बाद जो है बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से विश्व के बाकी देशों की तरफ से भी स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, उन्होंने कहा कि अगर ये डील पूरी तरह से साइन हो जाती है तो हमने, इन कंट्रीज ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, जो उनका फंड्स जो फ्रीज किए हुए हैं वो रिलीज कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है ईरान की तरफ से आप डिमांड मांगिए, वो कह रहा है कि मुझे $300 अरब की जो है सहायता चाहिए, मैंने अपने देश का
पुनर्गठन करना है। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री है कि अमेरिका ने आज तक किसी भी कंट्री को कंपनसेशन नहीं किया, चाहे आप शुरू से देख लिए वियतनाम, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, कहाँ उसने आज तक किसी को कंपनसेट किया है। तो देखिए अभी ये मामला जो है अभी पचीदा है और आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अभी तो पहली मीटिंग तो इनकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर साइन होने से पहले की जो मीटिंग हो रही है, जो दोहा में हो रही है, वहां से आपको इनपुट मिल जाएगी कि क्या है फाइनल। तो अभी जनेवा जो है, स्विट्जरलैंड जो है, जैसे कहते हैं, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से सिचुएशन डेवलप करती हैं। जी मैडम। प्रोफेसर मनोज, यहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि इस डील के हो जाने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा। क्या हम ये माने कि जो महंगाई बढ़ रही है उसमें अब कमी आएगी, न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, देखिए हम सब जानते हैं कि लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेज होने से पूरे वर्ल्ड का लगभग 20 से 25% जो एनर्जी सप्लाई था वो एक तरीके से रुका हुआ है। और शायद इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जितने भी क्रूड ऑयल हैं वो लगभग हर देशों में महंगे मिल रहे हैं। और जिस तरीके से क्राइसिस भी उत्पन्न हुआ है, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है और वहां से अमेरिका, जैसा कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो अपने नाकेबंदी जो नेवी के थ्रू उसने जो लॉ ब्लॉकेट कर रखे हैं, अगर वो हटाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव पहल होगा। और वैश्विक जो एक आर्थिक मंदी की तरफ जो लगभग जा चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि देखिए एनर्जी विशेष करके विश्व के हर देशों के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, उसके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने आपसी द्वंद्व के चलते पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से चौक कर दिया उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो मुझे लगता है कि ये घटना आने वाले समय के लिए पूरे विश्व के लिए एक आई ओपनिंग है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो रूट्स होते हैं उसको कभी भी डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने अपनी बढ़त बनाने के लिए अपने वर्ल्ड में एक तरीके से अपना समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो एक यूएस की जो एक सुपर पावर की जो इमेज थी उसको ईरान ने इसके माध्यम से एक तरीके से डाउन किया है। और शायद यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं इस स्थिति तक आए हुए हैं। और अमेरिका अभी इजराइल को बिल्कुल एक तरफ छोड़ के इस डील में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका जो आने वाले समय में, क्योंकि देखिए अगर तीनों देश की हम देख लें तो तीनों देश के इश्यूज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो और इजराइल हो। और ये तीनों का जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिफीट करते हुए दिखा रहा है। इसीलिए ये मैं बिल्कुल अपने डिफेंस एक्सपर्ट से मैं सहमत हूं कि उन्होंने बताया कि 19 जून के बाद कि क्या घटना बनती है और उसके बाद से जो विशेष करके जो न्यूक्लियर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट जो लगभग 60% जो ईरान ने कर रखे उसको उसके ऊपर उसका क्या पोजीशन होता है। क्योंकि देखिए एक चीज हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि आईआरजीसी के हाथ में पूरा ईरान कंट्रोल्ड है। और आईआरजीसी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल के एग्जिस्टेंस पे ही टिका हुआ है। अगर वो वहां पे थोड़ा भी बैंडिंग होते हुए दिखता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जिस तरीके से जो आज वहाँ की पब्लिक सपोर्ट उसके साथ मिल रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों को भी देखना होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि मिडिल ईस्ट एरिया में ईरान ने इस क्राइसिस में जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गल्फ के देशों को, वो भी एक नया मिडिल ईस्ट में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू कर सकता है। क्योंकि अमेरिका एक तरीके से उनको सुरक्षा नहीं दे पाया, यूएई हो या सऊदी हो, कतर हो, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे उनके इकोनॉमिक जो एसेट थे उसको भी ईरान ने डिस्ट्रॉय किया। तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाले समय में जिस प्रकार से अगर शांति विराम बनती है तो उसमें इजराइल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मिडिल ईस्ट के देश किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि उनसे इस घटना से उनकी भी अर्थव्यवस्था एक तरीके से डाउनफॉल हो रही है। तो ये एक बड़ा ही मतलब आप समझ सकते हैं कि रोचक और इंटरेस्टिंग हो गया है वैश्विक राजनीति के लिए और खास करके वेस्ट एशिया रीजन के लिए। जी दिनेश जी, एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार मध्यस्थता का जिक्र कर रहा है और क्रेडिट लेने को तैयार है, जबकि कई लोगों का कहना है कि मध्यस्थता का क्रेडिट अगर किसी को देना है तो वो कतर को मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है? देखिए मैडम, ऐसा है जो मध्यस्थता कराने वाला जो कंट्री होता है उसके ऊपर पहली बात जो है कि दोनों देशों को एक प्रकार से जो है विश्वास होना चाहिए। ईरान को डे 1 से भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं था और पाकिस्तान ने पहले दिन से ही जो है
अपनी चालबाजी शुरू कर दी थी। उसने अमेरिका को बताया था कि लेबनान का मामला जो है बीच में नहीं डिस्कस होगा, ईरान को बता दिया कि लेबनान का मामला भी बीच में डिस्कस हो गया। तो ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, जिस दिन ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद के अंदर लैंड कर रहा है, उसी दिन जो है, या अगले दिन जो है, पाकिस्तान अपने 13,000 सोल्जर और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है सऊदी अरेबिया के अंदर जो है डिप्लॉय करता है। ईरान और सऊदी अरेबिया जो है एक प्रकार से प्रतिद्वंदी कह सकते हैं आप, जहां एक प्रकार से उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो ईरान को किसी भी प्रकार से जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं था। अब आ जाती है बात दूसरी, अरे जो कंट्री मध्यस्थता कर रहा उसकी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसकी मिलिट्री पावर मजबूत होनी चाहिए, ताकि वो दोनों देशों को किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सके, चाहे बातचीत से कर सके या किसी और तरीके से कर सके। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की ना तो किसी प्रकार की उनके यहाँ पे कोई पावर है अदर देन कि जो अपना वो हल्ला डालते रहते हैं, अपना वो पाकिस्तानी अंग्रेजी के अंदर हम 8वीं ताकत हैं, हम 8वीं ताकत हैं। इसके अलावा उसके पास क्या है? वो सिर्फ एक कोरियर के तौर के ऊपर जो है वो काम कर रहा था। थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप के साहब की तरफ से थोड़ी सी उनको चाबी लगाई जाती थी, तो ये जो उनका मुनीर है वो ईरान पहुंच जाता था। और आप एक बहुत ही एक हास्यास्पद सी सिचुएशन है कि आप अपने गृह मंत्री को, पाकिस्तान के गृह मंत्री को, मोहसिन नकवी जी, उस व्यक्ति को भेज रहे हैं आप ईरान के अंदर बातचीत करने के लिए। अरे मोहसिन नकवी का आईक्यू लेवल जो है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उसने खुद जो है, आपने देखा होगा शारजा के अंदर क्रिकेट की जब हम ट्रॉफी जीते थे, वो ट्रॉफी लेके भाग गया। अरे उस व्यक्ति की आप सोच के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को तो बातचीत के लिए भेज रहे हैं। और पाकिस्तान ने बेसिकली, पाकिस्तान के लोग, मैं एक क्रेडिट दूंगा कि पाकिस्तान ने बड़ा फैंसी वर्ड इस्तेमाल किया, इस्लामाबाद तौर। इसके अलावा उसने क्या किया? और ये पाकिस्तान तो खैर वो कुछ भी अपना क्रेडिट देता रहे। और बेसिकली पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो आर्मी वाले हैं, वो अगर इस बात को बड़ा जोर शोर से बताते हैं, तो बेसिकली वो अपनी अपनी जो उनकी खुद की आवाम है, जो जनता है, उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिस प्रकार के उनके हालात हो रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर क्या हो रहा, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा, खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा, और अफगानिस्तान के साथ उनके किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, जहाँ किस प्रकार के तनाव की स्थिति में है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए वो अब ये मध्यस्थता की और कहेगा कि देखो, अपनी जनता को बताएगा कि देखो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी क्या स्टैंडिंग है। और किसी भी हालत में मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान को ये क्रेडिट लेना चाहिए। पूरी भूमिका जो है कतर के पास एक्सपीरियंस है, उसने पहले भी कई बार मध्यस्थता कराई है। तो मैं मानता हूं कि कतर की इसमें के अंदर जो है भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी मैडम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रोफेसर मनोज, फ्राइडे को मीटिंग होनी है, आपको क्या लगता है इस पूरी प्रोसेस में कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिकी एयरबेस है उसे खाली करना, वहाँ से तमाम जहाज़ों को हटाना, हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना टैक्स के वहाँ पर खोल देना, इस पूरी प्रोसेस में और कितना वक्त लग सकता है? देखिए मोनिका जी, ये स्थिति अभी बहुत ही नाजुक बनी हुई है और इजराइल की प्रतिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, खास करके उस क्षेत्रीय जो रीजनल जो इश्यूज हैं उसको किस तरीके से वहाँ इस वार्ता में टैकल होती है। लेकिन अभी की जो स्थिति हम सबको जो देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पूरे मीडिया में और विशेष करके ट्रंप के द्वारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये एक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और जो कि इसका पूरे वर्ल्ड की तरफ से इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेज होने से वहाँ की स्थिति इतनी, और देखिए ये वन साइडेड था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में समस्या हो रही थी, उसका ईरान के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्योंकि सिर्फ वहाँ से तेल जाता है, लेकिन वहाँ से बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सारे ऐसे बेसिक कम्युनिटीज की चीजें हैं जो उस रूट से जाती, जो सारे रुके पड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के अंदर भी एक अनरेस्ट पैदा हो रहा था, जिस तरीके से वहाँ की जनता में वहाँ का इकोनॉमिक जो इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था, जिस तरीके से स्कार्सिटी हो रही थी। और इसमें ऑब्वियस है कि चाइना और रसिया की भूमिका को हम इग्नोर नहीं कर सकते।
और शायद इसमें कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से अगर ये सफल 19 जून को हो जाता है तो जो मैं देख रहा हूं आने वाले समय में रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस जो पिछले 4 सालों से चला आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा। और क्योंकि इसकी तारे अगर आप जोड़ के देख लीजिए तो जिस प्रकार से ट्रंप पुतिन के साथ जो टेलीफोनिक बातचीत हुई, उसके बाद से ट्रंप का चाइना विजिट हुआ, और उसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट्स अभी भी चाइना तो सपोर्ट कर ही रहा था ईरान को, और शायद इसीलिए ये इतने दिनों तक टिका रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका डिफेंस के मामले में जो उसकी बढ़त है उसके सामने ईरान कहीं नहीं टिकता। लेकिन उसको जो एक सपोर्ट सिस्टम मिला, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पॉइंट से ईरान ने अमेरिका को बेंड करने का प्रयास किया, और वो जो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक से जो उसने विक्ट्री हासिल की है, वो मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीति में एक स्टोरी के रूप में इसको लिखा जाएगा किस प्रकार से ईरान ने इस 40 दिन के युद्ध में अमेरिका को जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज किया, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो उसने जो पिछले 40 सालों में खोमेनी ने जो एक लीडरशिप जो तैयार की थी, IRGC को जिस एजेंडे के लिए बनाया था, वो उसमें सफल हुआ। और शायद आप इसीलिए देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप हरी में दिख रहे थे किसी तरीके से हम इस युद्ध से अपने आप को एग्जिट करें, वो शायद उसमें ईरान सफल रहा है। और देखिए, परसेप्शन विश्व राजनीति में बहुत मैटर करता है। अगर हम सब इतने दिनों से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए उस परसेप्शन में जिस तरीके से ट्रंप ने अपने इमेज को, और विशेष करके अमेरिका और अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि देखिए ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे इंस्टीट्यूशन से ही काम चलते हैं, वहाँ हर 4 साल पे चुनाव होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना से वहाँ खास करके रिपब्लिकन जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप, उनका भी डिटोरेशन हुआ है, और इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। तो मैं जो देख रहा हूँ ये एक अच्छी कदम है, और इसमें 19 जून के बाद ये सारी स्थिति क्लियर होगी, और उसमें नो डाउट अगर इजराइल के इंटरेस्ट को उसमें शामिल नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये शांति विराम कहीं से होते हुए नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए लेबनान को ईरान छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके प्रॉक्सी हैं और उन लोगों का एक डीप अलाइनमेंट है। और आप देख सकते हैं कि इस युद्ध के बाद से जिस तरीके से ईरान ने हर फोरम पे लेबनान को लेके बात रखी है, तो ये एक बड़ा ही आप समझ सकते हैं कि एक मिजरेबल सिचुएशन है ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए, कि क्या अमेरिका इजराइल को छोड़ के जा सकता है आगे, या ईरान लेबनान को छोड़ने की स्थिति में अभी तक दिख नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, और जब तक इसका एड्रेस इस शांति वार्ता में नहीं होती है, और उसमें जिस तरीके से इन लोगों ने 60 डेज का जो 60 डेज का प्लान बनाया है, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अगर इसमें कहीं से भी अगर किसी भी तरीके का मिसकम्युनिकेशन होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। जी मोनिका जी। बिल्कुल, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया जा सकता। दिनेश जी, जब भी किसी देश में जंग होती है तो सबसे ज़्यादा खामियाजा वहाँ की आवाम को उठाना पड़ता है, और ईरान में हमने यही देखा, वहाँ के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। आम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हम रोटी खरीदें वो सोना खरीदने जैसा हो चुका है, इतना ही महंगाई वहाँ पर है। क्या लगता है कितना वक्त पटरी पर चीज़ों को आने में लग जाएगा? क्योंकि चाहे आज हालात दुरुस्त भी हो जाए, लेकिन वो स्थिति आने में अब कितना वक्त लगेगा जिस स्थिति में पहले ईरान था? मैडम, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, डिपेंड करता है कि 19 जून के बाद किस प्रकार के हालात होते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ईरान को टेक्निकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान है। लेकिन IRCG और उनकी जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है वाशिद, उन लोगों ने जो है अपनी पब्लिक को जो है कंट्रोल कर रखा था। वहां पर किसी प्रकार की कोई खबरें बाहर निकल कर नहीं आ रही थी, क्योंकि इंटरनेट बंद था। और जिस प्रकार की भी खबरें बाहर निकल कर आती थी, वो बेसिकली क्या होती थी कि आप जो हैं मिसाइलें दिखा रहे हैं, आप अपने ड्रोन दिखा रहे हैं, आपकी पब्लिक जो है झंडे लेके बाहर निकल रही है, और आप वर्ल्ड को ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि पूरी की पूरी ईरानी जनता जो है हमारे साथ है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं लगता है, जिस प्रकार से 28 फरवरी से लेके और आज तक जो है जिस प्रकार की नाकेबंदी है। लेकिन यस, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईरान को सपोर्ट नहीं मिल रही होगी। कैस्पियन सी के द्वारा मेरा ये मानना है कि रशिया उनको भेज रहा होगा सामान। और फिर पीछे जो खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भी अपने जो है 5 लैंड रूट खोल दिए थे, उसके गवादर पोस्ट से, एक उनका कासिम पोर्ट है, कराची पोर्ट है, तो वहां से जो है संसाधन और खाने पीने की वस्तुओं का मेरा ख्याल है, मेरा ये मानना है कि उनको सप्लाई हो रही थी। लेकिन ओवरऑल जो है सिचुएशन खराब है।
और यही एक कारण है कि ईरान कह रहा है कि मुझे $300 की सहायता दी जाए ताकि मैं अपने ईरान का पुनर्निर्माण कर लूं। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए मैडम, ऐसा होता है जब किसी भी देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होता है तो कोलैटरल डैमेजेस जो हैं वो होती हैं। अब वो दिन चले गए जिस समय के पुराने टाइम के ऊपर होता था कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो युद्ध जो है सिर्फ सीमित रहेगा, सिर्फ जो कि सैनिक अड्डे हैं जहां मिलिट्री बेसिस हैं। लेकिन अब जो है वो एथिक्स सब खत्म हो चुके हैं। अब आप जो है युद्ध के अंदर सिविलियंस को भी जो है टारगेट करते हैं, जैसे मिनाब के अंदर हुआ था कि 164 लड़कियां जो है अमेरिका के अटैक के अंदर वो मारी गई थी। तो अभी जो है अभी वो उस एथिक्स को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं कि हमने ये उनका पुल उड़ा दिया, क्योंकि ये पुल जो होना था ये सेना इस्तेमाल करती थी, इसलिए हमने उड़ा दिया। मिनाब के अंदर जो हुआ तो उन्होंने कहा जी ये IRCG के नेवल हेडक्वार्टर के पास स्कूल था तो हमने तो नेवल हेडक्वार्टर को बर्बाद करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से जो होता अभी किसी प्रकार के जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स या इंटरनेशनल रेगुलेशन को कोई भी कंट्री पालन नहीं करता जिस समय युद्ध की स्थिति में होता है। और मैं मानता हूं आपकी बात में अल्टीमेटली जो होता है सिविलियंस जो होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में ईरान अपनी तरफ से किस प्रकार की पॉजिटिविटी दिखाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ, तो हो सकता है बाकी जो कंट्रीज है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर कुछ एड दे, किसी प्रकार की मदद करें। लेकिन अगर ईरान अपने प्रॉक्सी चाहे वो यमन, गाजा में, जहाँ लेबनान के अंदर जारी रखता है, तो देखिए पूरे विश्व की जो है अभी तक जो है अभी क्या पिछले 2 महीने तक जो है ईरान के प्रति लोगों की संवेदना थी, सहानुभूति थी कि ईरान के ऊपर जो है युद्ध थोपा गया है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान बिहेव कर रहा था, आने वाले दिनों के अंदर स्टेट ऑफ हार्मोज जो इंटरनेशनल सीवे है उसको बंद कर दिया, तो धीरे धीरे जो है बाकी देशों की भी सहानुभूति जो है वो खत्म हो गई। अब आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा है कि ईरान किस तरफ से अपनी तरफ से पॉजिटिविटी दिखाता है, लोग बाग मदद करने के लिए आएंगे। जी मैडम। बिल्कुल। अब फ्राइडे को होने वाली मीटिंग में क्या होता है देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।